स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे सेडेटिव हिप्नोटिक का पार्ट 3 डिस्कस करूंगा, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे बेंजोडाइज़ेपिन के बारे में। बेंजोडाइज़ेपिन को मैंने रिप्रेजेंट किया है BZD से, ठीक है, BZD बेंजोडाइज़ेपिन। तो आपको याद रखना है बेंजोडाइज़ेपिन के बारे में कि जो बेंजोडाइज़ेपिन है वो सीएनएस डिप्रेशन कम कोज करती है एज कंपेयर टू बारबिचुरेट, ठीक है, इसलिए लिखा है मैंने लोअर सीलिंग सीएनएस डिप्रेशन देन बारबिचुरेट, ठीक है। और बेंजोडाइज़ेपिन का हाई थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, बेंजोडाइज़ेपिन का हाई थेरेपेटिक इंडेक्स होता है। बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, बेंजोडाइज़ेपिन गाबा फैसिलिटेटरी होगी, बेंजोडाइज़ेपिन गाबा फैसिलिटेटरी होंगी। और कौन से इंटरफेस पे एक्ट करते हैं ये पहले के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये अल्फा और गामा इंटरफेस पे एक्ट करती है, गाबा रिसेप्टर की, अल्फा एंड गामा इंटरफेस। एक बेंजोडाइज़ेपिन का एक्शन और भी होता है गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करने के अलावा। जो दूसरा एक्शन है वो आपको याद रखना है हाई कंसंट्रेशन पे, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, ये एक्शन कहाँ कब आ रहा है, जब बेंजोडाइज़ेपिन की हम हाई कंसंट्रेशन देते हैं। एट हाई कंसंट्रेशन बेंजोडाइज़ेपिन ब्लॉक एडिनोसिन अपटेक, एडिनोसिन के अपटेक को ब्लॉक करता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, एडिनोसिन का डिप्रेशन एक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि एडिनोसिन का अपटेक को ब्लॉक हुआ तो एडिनोसिन का लेवल इंक्रीज होगा, जिससे जो डिप्रेशन एक्शन आता है एडिनोसिन का वो इंक्रीज होगा अगर हम हाई कंसंट्रेशन पे बेंजोडाइज़ेपिन दे रहे हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बेंजोडाइज़ेपिन, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी बेंजोडाइज़ेपिन का एक्शन आता है। गाबा का तो सबको पता होता है, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स मिस कर जाते हैं, तो हमको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि एडिनोसिन के थ्रू भी बेंजोडाइज़ेपिन का एक्शन आता है। एडिनोसिन के अपटेक को ब्लॉक करता है बेंजोडाइज़ेपिन हाई कंसंट्रेशन, ओके। अच्छा, बेंजोडाइज़ेपिन क्या होगा कि इसका फ्लैट डोज रिस्पॉन्स करो होगा, फ्लैट डोज रिस्पॉन्स करो। बारबिचुरेट का स्टीप था, इसका क्या होगा, फ्लैट। ये सेफ ड्रग है एज कंपेयर टू बारबिचुरेट, ठीक है, बारबिचुरेट से सेफ ड्रग है कौन सी, बेंजोडाइज़ेपिन। अब बात करें क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मेटाबॉलिज्म। तो दो एंजाइम माइक्रोसोमल एंजाइम मेटाबोलाइज करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन को, एक करता है CYP3A4 और एक CYP2C19, ये भी क्या करता है, बेंजोडाइज़ेपिन को मेटाबोलाइज करता है, दोनों एंजाइम, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में मेनली 3 क्लास है बेंजोडाइज़ेपिन की, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्लास के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। फर्स्ट क्लास में क्या होगा, बेंजोडाइज़ेपिन का फेज 1 मेटाबॉलिज्म होगा विद द हेल्प ऑफ CYP3A4, ठीक है, और फेज 2 होगा ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन, जिसको हम ग्लूकुरोनिडेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फेज 1 हो रहा है CYP3A4 से, ठीक है। फेज 1 में आपको पता है कौन कौन सी रिएक्शन आती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, ठीक है, डीएमिनेशन, ये क्या है, फेज 1। तो फेज 1 किसके हेल्प से हो रहा है, CYP3A4। फेज 2 में क्या कौन सा हो रहा है, ग्लूकुरोनिडेशन, ठीक है। और ये जो फर्स्ट क्लास की ड्रग है ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, याद रखना ये क्या है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग। लॉन्गेस्ट एक्टिंग इसलिए है क्योंकि ये एक्टिव मेटाबोलाइट जनरेट करती है, ठीक है, एक्टिव मेटाबोलाइट जनरेट करती है, तो इसलिए ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, ना कि इसलिए कि इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, इसलिए ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग नहीं है। ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग किस लिए है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो उसका रीजन है कि ये जो फर्स्ट क्लास की ड्रग है एक्टिव मेटाबोलाइट जनरेट करती है, ठीक है। तो कौन कौन सी ड्रग्स आती है इसमें, फर्स्ट इज डायज़ेपम, ठीक है। और एक पॉइंट आपको जरूर याद रखना है डायज़ेपम के बारे में कि ये एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होती है, कौन सी ड्रग, डायज़ेपम, ठीक है। एंटेरोहेपेटिक, एंटेरो वर्ड फॉर इंटेस्टाइन और हेपेटिक लिवर, तो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होती है कौन सी ड्रग, डायज़ेपम। अगली ड्रग की बात करें, क्लोराजेपेट, क्लोरडाइज़ेपोक्साइड, फ्लूराजेपम, ये क्या होती है, ये ड्रग्स क्या दे रही हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एक्टिव मेटाबोलाइट है डायज़ेपम का ऑक्साजेपम, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डायज़ेपम कौन सा है,
ओक्साजेपाम। ठीक है, तो इसका एक एडवांटेज ये है कि जो ये एक्टिव मेटाबोलाइट देती हैं, फर्स्ट क्लास की ड्रग हैं, इनमें मिनिमम चांसेस है, मिनिमम चांसेस ऑफ डिपेंडेंस एंड विड्रॉल, मिनिमम चांसेस ऑफ डिपेंडेंस एंड विड्रॉल। और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये हैंगओवर कोज करती है। ठीक है, हैंगओवर कोज कैसे होता है कि मेनली जो हम यहाँ पर बेंजोडाइजेपिन यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं इंसोम्निया के पेशेंट्स में। ठीक है, तो जब इंसोम्निया का पेशेंट, उसने सपोज रात को कोई मेडिसिन ली बेंजोडाइजेपिन, और वो जब सुबह उठेगा तब भी उसको नींद की फीलिंग होगी। ठीक है, तो वो फ्रेश फील नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजोडाइजेपिन यहाँ पे एक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस कर रही है, तो इसको बोलते हैं हैंगओवर। मतलब सुबह जब उसको उठना चाहिए पेशेंट को तो वो फ्रेश फील करना चाहिए, बट एक्चुअल में यहाँ इन ड्रग्स के केस में नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज कोई पेशेंट है इंसोम्निया का, उसने रात को 9 बजे बेंजोडाइजेपिन ली, उस बेंजोडाइजेपिन का नाम था डायजेपाम। ठीक है, ये सब मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज उसने 9 बजे डायजेपाम ली। अब 9 बजे के बाद उसने जब डायजेपाम ली तो उसको 9:30 बजे तक नींद आ गई। अब डायजेपाम के केस में क्या है कि 9:30 बजे अब जो इंसोम्निया का पेशेंट था वो सो गया, लेकिन बॉडी में डायजेपाम क्या होगी, एक्टिव मेटाबोलाइट कन्वर्ट करेगी। उस एक्टिव मेटाबोलाइट का नाम क्या है, ओक्साजेपाम। तो सपोज करो सुबह के 3 बजे के आसपास डायजेपाम किस में कन्वर्ट हो गया, ओक्साजेपाम में। अब ओक्साजेपाम अपना एक्शन और 4-5 घंटे तक देगा। तो सपोज किसी उस पेशेंट ने 9 बजे वो सोया और उसको 6 बजे उठना था, लेकिन 6 बजे भी सुबह मॉर्निंग में उसके अंदर ओक्साजेपाम वहां पे वर्क कर रही है। तो जैसे वो 6 बजे उठने की कोशिश करेगा तो ओक्साजेपाम भी वहां पर क्या करेगी, स्लीप को इंड्यूस करेगी। इसको बोलते हैं हैंगओवर। ठीक है, तो वो फ्रेश फील कब होगा, वो ओक्साजेपाम का एक्शन कब खत्म होगा, वो होगा अराउंड 9 बजे के आसपास। इसलिए ये लॉन्ग एक्टिंग है और लॉन्ग एक्टिंग की वजह से क्या कोज करती है, हैंगओवर कोज करती है। ठीक है, और क्या डिसएडवांटेज है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एल्डर एंड लीवर फेलियर पेशेंट। एल्डर्स के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और लीवर फेलियर में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि जो इनका डायजेपाम का जो मेटाबॉलिज्म होके ओक्साजेपाम बनना था वो लीवर में बनता है, और जिस पेशेंट का लीवर फेलियर होगा तो वहां पे ये टॉक्सिसिटी कोज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस फर्स्ट क्लास के बारे में ये पॉइंट याद रखने हैं कि ये एक्टिव मेटाबोलाइट जनरेट करती है, और उस एक्टिव मेटाबोलाइट जनरेट होने के कारण बहुत सी डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज मैंने आपको एक्सप्लेन किए, हैंगओवर कोज करती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एल्डर्स में, एंड लीवर फेलियर में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, बट इसका एक एडवांटेज क्या है, मिनिमम चांसेस ऑफ डिपेंडेंस एंड विड्रॉल, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है, तो लंबे टाइम तक बॉडी में इफेक्ट रहेगा। तो अगर हम विड्रॉ भी कर लेते हैं पेशेंट से दवाई को तो वो तब भी अपना एक्शन कंटिन्यू रखेगी। ओके, अब बात करते हैं सेकंड क्लास की। अब सेकंड क्लास के अंदर फेज 1 में अगेन सेम एंजाइम आ रहा है CYP3A4। फेज 2 में भी अगेन ग्लूकुरोनिडेशन हो रही है, बट आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सी ग्लूकुरोनिडेशन है, फास्ट। ठीक है, जो फेज 2 रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होती है, इसलिए ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग, ठीक है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। तो इसमें ड्रग्स आती हैं ट्रायाजोलम एंड मिडाजोलम, एंड मिडाजोलम इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, मिडाजोलम इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, मैक्सिमम डिपेंडेंस एंड विड्रॉल। ठीक है, तो अगर इसको हम विड्रॉ कर लेते हैं कि पेशेंट अचानक किसी कारण से दवाई लेना बंद कर देता है तो विड्रॉल सिम्टम आएंगे। ठीक है, तो विड्रॉल सिम्टम के मैक्सिमम चांसेस किस केस में है, इन ट्रायाजोलम एंड मिडाजोलम वाले ड्रग के केस में। ओके, अब बात करें थर्ड क्लास की। थर्ड क्लास में क्या होता है कि CYP3A4 मतलब फेज 1 रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, फेज 2 होगी तो ओनली डायरेक्ट ग्लूकुरोनिडेशन, बट यहाँ ग्लूकुरोनिडेशन स्लो होगी। ठीक है, इसलिए ये शॉर्ट एक्टिंग है, नॉट शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट एक्टिंग वाली कौन सी है, जो जहां पर फास्ट ग्लूकुरोनिडेशन होगी। ठीक है, क्योंकि फेज 2 होने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर वो टाइम नहीं लग रहा, तो इसलिए ये क्या है कि ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। फेज 1 बहुत जल्दी होती है, फेज 2 में टाइम लगता है, तो फेज 2 में जो टाइम लगता है वो इस केस में, सेकंड क्लास वाले केस में बहुत फास्ट हो जाती है ये मेटाबॉलिज्म, फेज 2 मेटाबॉलिज्म, इसलिए ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। बट यहाँ पर फेज 1 नहीं हो रही, थर्ड क्लास में ओनली डायरेक्ट ग्लूकुरोनिडेशन हो रही है, जिससे ये शॉर्ट एक्टिंग है। बट ये वाली ग्लूकुरोनिडेशन इसके क्लास 2 के कंपैरिजन में स्लो है। ठीक है, तो इसलिए ये शॉर्ट एक्टिंग है।
तो और इसके इन ड्रग्स के बारे में भी मेन एडवांटेज ये रहता है कि ये एक्टिव मेटाबोलाइट जनरेट नहीं करती, ठीक है। तो एक्टिव मेटाबोलाइट जनरेट नहीं करेगी तो सेफेस्ट रहती है लीवर फेलियर में और एल्डर पेशेंट में भी, ठीक है। सेफेस्ट इन लीवर फेलियर एंड एल्डर पेशेंट। इन ड्रग्स, इन कैटेगरी की ड्रग्स हैं टेमाजेपैम, ओक्साजेपैम, लोराजेपैम एंड एस्टाजोलम, ठीक है। तो थर्ड क्लास की कैटेगरी की ड्रग आएंगी टेमाजेपैम, ओक्साजेपैम, लोराजेपैम एंड एस्टाजोलम, ठीक है। तो इनका एडवांटेज, ये एडवांटेज रहेगा कि ये हैंगओवर कोज नहीं करती और एल्डर एंड लीवर फेलियर में, एल्डर पेशेंट में एंड लीवर फेलियर में सेफ है। तो क्वेश्चन आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडाइजेपिन इज सेफेस्ट इन लीवर फेलियर। तो आपको कौन सी क्लास की ड्रग वहां पर सर्च करनी है, थर्ड क्लास की, थर्ड क्लास वाली कैटेगरी की ड्रग कौन कौन सी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक स्पेशल ड्रग के बारे में बात करूंगा, उस ड्रग का नाम है फ्लूनाइट्राजेपैम, ठीक है। फ्लूनाइट्राजेपैम ये टेस्टलेस ड्रग है और इसको डेट रेप ड्रग के नाम से भी जानते हैं, डेट रेप ड्रग फ्लूनाइट्राजेपैम, ठीक है। और इस ड्रग को रूफी, रूफी के नाम से बोलते हैं, रूफी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फ्लूनाइट्राजेपैम किस नाम से फेमस है, डेट रेप ड्रग, और इसको नॉर्मली हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको रूफी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फ्लूनाइट्राजेपैम, आपको ये फ्लूनाइट्राजेपैम किसी कैटेगरी में नहीं आ रही, या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में नहीं आ रही। ये स्पेशल, इसके बारे में एक स्पेसिफिक पॉइंट था जो मैंने आपको डिस्कस किया है फ्लूनाइट्राजेपैम के बारे में, ओके। तो ये था बेंजोडाइजेपिन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बार्बिचुरेट एंड बेंजोडाइजेपिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एमसीक्यू भी आपके बहुत क्लियर होंगे, ओके। थैंक यू।